वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। जी हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर हम लोग कर रहे थे। टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी फॉरवर्ड चार्ज से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फॉरवर्ड चार्ज लगता है तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है, अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स लगेगा तो एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 टीओएस क्या रहेगा, टीओएस को कैसे डिसाइड करेंगे। क्लियर एवरीवन? ओके। नाउ अगर देखिए आपकी गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज लग रहा है एज पर सबसेक्शन 3 इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अगर आपकी गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, और रिवर्स चार्ज के सेक्शन कौन से हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, इन दोनों सेक्शंस के तहत रिवर्स चार्ज अगर लग रहा है गुड्स की सप्लाई पे, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। देखिए हमें क्या लेना है, अर्लीस्ट लेना है। अर्लीस्ट लेना है फॉलोइंग थिंग्स का, जो नीचे तीन अलग अलग डेट्स दे रखी हैं, इसमें जो भी इवेंट अर्लीस्ट होगा, सबसे पहले होगा, उस डेट पे हम उसका टीओएस डिसाइड करेंगे। रिवर्स चार्ज को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, देखो आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स लगाओगे सब कुछ समझ में आएगा। एक एक कंसेप्ट को हम बार बार रिवाइज नहीं करवा सकते। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बीच में से लेक्चर लगा रहा है और मुझे ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि मैम रिवर्स चार्ज क्या होता है, तो प्लीज आप पिछले क्वेश्चंस, पिछले जो चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, वीडियोस करवाए हैं, आप स्टार्टिंग से लेके अब तक देखिए, आपको सब कुछ एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, कोई कंसेप्ट हमने मिस नहीं किया है, कंप्लीट फुल सिलेबस हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं सीए इंटर का। तो आप लोग स्टार्टिंग से वीडियोस देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। रिवर्स चार्ज क्या है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। नाउ अब जो अर्लीस्ट होगा इन तीनों इवेंट्स में से, वो अर्लीस्ट डेट हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड। जिस डेट पर क्या हुई है, गुड्स रिसीव हुई हैं, जब आपने गुड्स को रिसीव किया है, एक तो वो डेट ले लो। इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जब आपको गुड्स रिसीव हुई वो डेट ले लो। नाउ नेक्स्ट, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। व्हेन यू हैव रिकॉर्डेड पेमेंट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे पास पेमेंट आ गई, या फिर वो डेट जब बैंक में डेबिट हो गए पैसे। हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बाद में डाला हो, लेकिन बैंक में पहले डेबिट हो गए हो। बात समझ में आई? बैंक के अंदर पहले आ गए लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बाद में चढ़ाए। तो इन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगी वो लेनी है। बात ध्यान से सुनो। डेट ऑफ पेमेंट जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की, फॉर एग्जांपल आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया 15 अगस्त को, लेकिन बैंक के अंदर जो डेबिट हुआ था, बैंक के अंदर डेबिट हो चुका था 13 अगस्त को। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड की थी, 15 अगस्त को, लेकिन बैंक अकाउंट में आपकी आ गई थी 13 अगस्त को पेमेंट। तो यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर क्या है बेटा, 13 तारीख अर्लियर है तो 13 तारीख को हम कंसीडर करेंगे। या हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने 12 तारीख को एंट्री कर दी तो आप 12 तारीख कंसीडर करोगे। बात समझ में आई? ठीक है। नाउ डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, ध्यान से मेरी बात सुनो। इमीडिएटली आगे क्या वर्ड यूज हुआ, फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और डॉक्यूमेंट बाय सम अदर नेम इन ल्यू ऑफ इनवॉइस, या इनवॉइस की जगह आप कोई और डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो वो कंसीडर करना है। जैसे कॉम्पोजिशन के केस में बिल ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है, बाय द
सप्लायर। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो क्या कह रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनो। इमीडिएटली फॉलोइंग, यानी 30 डेज से इमीडिएटली अगला दिन, 30 डेज से इमीडिएटली अगला दिन। बात समझ में आया? यानी जो भी डे होगा उसके बाद का 31st डे, 30 डेज से अगला दिन लेना है, 30 डेज नहीं लेने हैं। 30 डेज के बाद जो इमीडिएटली नेक्स्ट डे होगा वो डे कंसीडर करना है आपने। 1 मई को, 1 मई को इनवॉइस इशू किया। अब 1 मई को अगर मैं देखूं तो 1 मई यहाँ पे आपने इनवॉइस इशू किया, इसमें 30 दिन आप लोग ऐड कर दो, 30 दिन ऐड कर दिए मैंने, 31वां दिन आ गया मई का। इसमें मैंने क्या कर दिया, 30 दिन ऐड कर दिए, 31वां दिन आ गया। अब इससे एक दिन प्लस, इससे अगला दिन इमीडिएटली फॉलोइंग आपने लेकर के चलना है। मेरी बात समझ में आ गई? 1 मई इसको इनवॉइस दिया, 30 डेज ऐड कर दो, 31 मई आ गया, तो उससे इमीडिएटली फॉलोइंग डे क्या हो जाएगा, 1 जून। ठीक है, 1 जून। बात समझ में आई? क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है जी। तो यानी हमें 30 डेज ऐड करने हैं और उससे नेक्स्ट डे यहाँ पे कंसीडर करना है। 1 मई को अगर इनवॉइस गया है, 1 मई को अगर इनवॉइस गया है तो इसमें 31st डे, 30 लिख रही थी मैं, चलो 30th डे, 30 डेज यहाँ पे ऐड करेंगे और उससे फॉलोइंग, यानी सीधा सीधा 31st डे को आप कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब इन तीनों में से जो भी चीज अर्लियर होगी, जो भी इवेंट अर्लियर होगा, उस दिन पे आप लोग क्या करेंगे, टीओएस उसको कंसीडर कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर देखिए मैं, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मैं आप लोगों के लाइव जो इवेंट्स हैं, लाइव वीडियोस जो हैं वो भी लेकर के आऊंगी, लाइव सेशंस हम लोग लेंगे आप बच्चों का, ताकि डाउट्स जो है डाउट्स भी क्लियर हो सके। बट साथ ही साथ आपको मेरी वीडियोस को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अगर व्यूज आएंगे तो हमें भी देखो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग भी और ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करें। नाउ इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम इन पैरामीटर्स के बेस पे सप्लाई निकाल सकें, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने ऊपर आपको 3 पैरामीटर्स बताए, पैरामीटर 1, 2 एंड 3। क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसमें? एक तो गुड्स आपको टाइमली रिसीव हो गई हो, सॉरी गुड्स आपको जिस टाइम पे रिसीव हुई हो, या फिर वो डेट जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट रिकॉर्ड हुई, या फिर बैंक में से जब डेबिट हो गई। थर्ड वन हमारे पास क्या है, फॉलोइंग 30 डेज आफ्टर इशू ऑफ इनवॉइस। इशू ऑफ इनवॉइस के 31st डे को हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। अगर ये तीनों चीजें जो हैं दीज आर नॉट पॉसिबल, अगर ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे? अगर ये तीनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई? हम लोग देखेंगे कि डेट ऑफ एंट्री कब है गुड्स की इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुड्स के आने की एंट्री तो करोगे, हाँ या ना? ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुड्स के आने की एंट्री तो करोगे। तो जिस डेट पे आपने गुड्स की एंट्री की हुई है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है कच्चे में अपना काम कर रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल मैं इसको रिलेटेड ले लेती हूँ। ये एक पर्सन है, ये भाई साहब है, ठीक है। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपनी सारी ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं, बैंक में कोई एंट्री नहीं की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी एंट्री करना मतलब इन्होंने नहीं जरूरी समझा, कुछ एंट्री नहीं की, पैसे की एंट्री नहीं की, ठीक है। इनवॉइस जनरेट में ही नहीं करवाया, क्यों? मैंने बोला ना कच्चे में काम कर रहे हैं, इनवॉइस भी जनरेट नहीं करवाया। क्लियर? और गुड्स जो रिसीव थी, गुड्स रिसीविंग का भी हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया, ना ही कोई गेट रिसिप्ट है, कोई इस तरीके का प्रूफ हमें नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 18 अगस्त की गुड्स की एक एंट्री मिल गई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 18 अगस्त की गुड्स की एक एंट्री मिल गई, तो हम 18 अगस्त को ही इसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। क्योंकि भैया गुड्स की एंट्री बुक्स के अंदर जो परचेज है वो दिखाई हुई है उसने, या सेल है, ठीक है। जब परचेज दिखाएगा तो सामने वाले पे टैक्स ऑटोमेटिकली लग जाएगा ना। गुड्स की सेल परचेज अगर बुक्स के अंदर दिखाई गई है, तो जिस टाइम पे बुक्स के अंदर वो सेल या परचेज दिखाई,
वो टाइम पीरियड ही हम उसका टाइम ऑफ सप्लाई ले लेंगे, अगर ऊपर वाले 3 फैक्टर्स हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं होते या नहीं मिलते हैं तो। बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे चलिए। सबसे मजेदार बात, आपका ये जो पॉइंट है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और रीड आउट कर लेना है। पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपको बताया था कि गुड्स के ऊपर एडवांस को कंसीडर नहीं करना, गुड्स के केस में एडवांस को कंसीडर नहीं करना। बट यहां पे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुन लो, ये रिलीफ प्रोवाइड नहीं की जाती इफ यू आर पेइंग टैक्स ऑन गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस। यानी अगर गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज आ गया, गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज आ गया और एडवांस पेमेंट है तो वहां टैक्स लग जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना। एडवांस दे दिया लेकिन उन गुड्स के ऊपर दिया जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, उन गुड्स के ऊपर दिया जिन गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, तो इस केस में एडवांस पेमेंट पे भी जीएसटी आएगा। The relief of not paying GST at the time of receipt of advance. Receipt of advance in case of supply of goods is available only when tax is paid under forward charge. अगर टैक्स पेड होता है किस चार्ज में जी? फॉरवर्ड चार्ज में। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज है, जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जीएसटी पे करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट इफ इट इज मेड बिफोर रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यानी कि एडवांस पेमेंट। बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखो एक छोटा सा चार्ट में इसके साथ अटैच कर दूं, आप लोगों को ध्यान रह जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एडवांस पेमेंट की बात करते हैं। एडवांस पेमेंट इन चलिए, एडवांस पेमेंट इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है, दो पार्ट करेंगे। फॉरवर्ड चार्ज and the second option is what? Reverse charge. यहां पे टैक्स नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज है। यहां पे टैक्स लगेगा क्योंकि रिवर्स चार्ज है। बात समझ में आ गई? वैसे तो एडवांस पेमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, बट कंडीशन इज दैट कि आप फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे कर रहे हो। किसके अंदर टैक्स पे कर रहे हो बेटे? फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट इफ यू आर पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, यहाँ पे 66/2017 का नोटिफिकेशन काम नहीं आएगा। फिर से सुन लो, यहाँ पे 66/2017 का नोटिफिकेशन काम नहीं आएगा। यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। यहाँ 66/2017 का नोटिफिकेशन काम आएगा, बट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज 66/2017 का नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होता। समझ में आ गया आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से? ठीक है, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल डीपली मैं आप लोगों को करवाऊंगी। एक तरीके से आपका प्रॉपर फुल कोर्स बैच हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक बच्चे को रिप्लाई दूं। हाँ जी, देखिए रिवर्स चार्ज से रिलेटेड एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लेना। इसके अंदर आपको प्रॉपरली हर एक चीज डिस्क्राइब की गई है। क्या कह रहे हैं? रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? फर्स्ट वन ऑप्शन इज डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, जब आपको गुड्स रिसीव हुई। दूसरा, पेमेंट आपने रिकॉर्ड कर दी हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या पेमेंट जब डेबिट हो गई हो आपके बैंक अकाउंट में। जो सेकंड हमारे पास क्लोज था ना, उसको दो टुकड़ों में बांट दिया इन्होंने। सेकंड क्लोज को क्या कर दिया? सीधा दो टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, अब फर्स्ट वन क्या आ गया? गुड्स रिसीव हो गई हो। सेकंड क्या आ गया? पेमेंट रिकॉर्ड कर दी हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या पेमेंट डेबिट हो गई हो बैंक अकाउंट में, या फिर 31st डे, मैंने बताया था 30 डेज के बाद अगला दिन लेना है, तो 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस ये आपको ले लेना है, विच एवर इज अर्लियर।
whichever is earlier, whichever is earlier, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई. दिस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. क्लियर एवरीवन? ओके. नाउ अगर हमारे पास पॉसिबल नहीं है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई विद अबव पैरामीटर्स, देन व्हाट विल वी डू, देन व्हाट विल वी डू, जल्दी से बताइए क्या करना है हमें. हमें एंट्री देखनी है जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. हम देखेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसिपिएंट ने कब उसको सप्लाई दिखाया है, रिसिपिएंट ने कब उसको सप्लाई दिखाया है, एट दैट टाइम इट विल बी ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई. क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है. एडवांस पेमेंट का भी मैंने बता दिया, फिर से एक बार बता दूं. अब यहीं पे, यहां नीचे लिख लो इसी डायग्राम में, एडवांस पेमेंट आई हो अगर, किससे रिलेटेड, रिवर्स चार्ज से रिलेटेड, रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स से रिलेटेड, तो वहां पे भी टैक्स एप्लीकेबल होगा, वहां पे भी टैक्स एप्लीकेबल होगा. अपनी लैंग्वेज में लिख लो. कई बार क्या होता है एग्जाम डेज में हम चार्ट चार्ट पढ़ते हैं और चले जाते हैं, तो चार्ट के साथ जो पॉइंट मिसिंग है वो पॉइंट भी लिख देना. क्लियर हो गई मेरी बात? आगे आ जाइए. इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्या कह रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई आप लोगों को यहाँ पे बताना है. सबसे पहले क्या कह रहा है, मई 4 मई को आपने सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज बेसिस पे, ध्यान से मेरी बात सुनो. सप्लायर ने क्या किया है, गुड्स टैक्सेबल थी रिवर्स चार्ज बेसिस पे टू ब्रिज एंड कंपनी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑन 3 जून. यानी 30 दिन हमारे कब पूरे हुए हैं, 3 जून को. 30 दिन बेटा जी 3 जून को पूरे हुए, तो 31वां दिन कौन सा आया, 4 जून. मैम 4 जून क्यों ले लिया बेटा, इमीडिएटली, इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपको लेना है ना, 30 डेज के बाद. तो 30 डेज पूरे हो रहे हैं ना 3 जून को, तो 31st डे लेना है हमने. 31st डे कौन सा आएगा, 4 जून को. ऊपर देखो ना 31st डे दिया हुआ था, ध्यान से मेरी बात समझते चलो. कौन सा डे दिया हुआ था यहाँ पे, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा. कौन सा दिन दिया हुआ है, 31st डे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज 12 मई को रिसीव हो गई गुड्स. यहाँ पे इसमें क्या आएगा, 12 मई ही रहेगा. 30 मई को पेमेंट, 30 मई को पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, 12 मई, विच एवर इज अर्लियर, 12 मई. ठीक है जी, डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सप्लायर ने इनवॉइस दिया और गुड्स टैक्सेबल थी रिवर्स चार्ज बेसिस पे पिलर एंड कंपनी को. 4 मई को इनवॉइस दिया, 3 जून को ये क्या कह रहा है, 30 डेज पूरे होने, 3 जून को पूरे हो रहे हैं, तो क्या ले लेंगे बेटा यहाँ पे, 4 जून. क्या ले लेंगे यहाँ पे, 4 जून. क्लियर? रीजन बिंग 31st डे, रीजन बिंग 31st डे लेना है, 30th डे नहीं लेना. 31st डे लेना है, 30th डे नहीं लेना है. क्लियर? 12 जून को, 12 जून को क्या है, उसने रिसीव कर ली गुड्स विच वर हेल्ड अप इन ट्रांजिट. ठीक है, उसने गुड्स को रिसीव कर लिया. कब रिसीव किया, 12 जून. सेकेंड कंडीशन आ गई, पेमेंट मेड फॉर द गुड्स. पेमेंट दे दी गुड्स की, कब दे दी, 3 जुलाई को. 3 जुलाई को पेमेंट कर दी. विच एवर इज अर्लियर, 4 जून. विच एवर इज अर्लियर, 4 जून. क्लियर? क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्विज टाइम. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई बताएंगे. सप्लायर है धृति एंटरप्राइजेस, इशू कर दिया इनवॉइस फॉर द गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू द पैरामीटर कंस्ट्रक्शन, परमिंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी. परमिंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रिसीव कर ली गुड्स कब, 12 मई को. इशू हुआ था इनवॉइस, इशू कब हुआ इनवॉइस, 11 मई को. ध्यान से मेरी बात सुनो, इनवॉइस इशू हुआ कब, 11 मई को. पहले तो इसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं. देखो मई में कितने दिन है, मई में मैंने अभी आपको दिखाए थे, मई में 31st डे, 31 डेज आते हैं हमारे पास मई में. ठीक है, 11 मई के बाद यहाँ तक काउंटिंग करो, 7 और 7 14, 15 16 17 18 19 20, 20 दिन यहाँ पे हो गए, 20 दिन यहाँ पे हो गए. अब 31st तक यहाँ पे 20 दिन हो गए, 11 दिन अगले लेने हैं. अब 11 दिन में अगले लूंगी. ठीक है, तो 11 दिन अगले लेकर के क्या आएगा यहाँ पे, 11 जून. क्या आएगा यहाँ पे, 11 जून. तो यहां लिख दो
11 जून, ये क्या हो गया, 11 जून, क्लियर। 11 जून आ गया। ये हमारे पास 12 मई आ गया गुड्स रिसीव होने की डेट। उसके बाद परमिंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने चेक इशू कर दी और रिकॉर्ड कर दी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंट्री कब रिकॉर्ड हुई? 30 मई को। उसके बाद डेबिट कब हुए? 31 मई को। ठीक है जी, 31 मई को डेबिट हो गए। पेमेंट इज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट ऑफ तृतीय, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है, डेबिटेड तो हमारे पास 31 मई को हुए ना, तो डेबिटेड हो गए हमारे पास 31 मई को। पेमेंट इज क्रेडिटेड इनटू द बैंक ऑफ धृति एंटरप्राइजेस। क्रेडिट कब हुए धृति एंटरप्राइज के? यहाँ पे 1 जून को। और पेमेंट रिकॉर्ड कब हुई धृति एंटरप्राइज के पास? धृति एंटरप्राइज ने रिकॉर्ड की है 2 जून को। धृति एंटरप्राइज ने कब रिकॉर्ड की है जी? 2 जून को। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, यहां ऊपर आ जाओ आप। सब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए हुए थे? सबसे पहला ऑप्शन, गुड्स कब रिसीव हुई। गुड्स कब रिसीव हुई, ध्यान से मेरी बात सुनो। गुड्स रिसीव कब हुई है? कब रिसीव हुई? ये हमारे पास गुड्स रिसीव हुई हैं 12 मई को। ठीक है, गुड्स कब रिसीव हुई हैं? 12 मई को। आगे चलिए। Date on which payment is recorded in the books of accounts of the recipient of goods। recipient of goods जो है, यानी जिसने गुड्स को रिसीव किया है, उसने पेमेंट को कब रिकॉर्ड किया? ध्यान से मेरी बात सुनो। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको गुड्स मिली है। गुड्स जिसको मिली है उसने पेमेंट कब रिकॉर्ड की? अब यहाँ पे आ जाओ, कौन कौन सी चीजें हमें कंसीडर करनी है, ये बात कर रहे हैं हम। रिसीव किसने की है? यहाँ सप्लायर कौन था? धृति एंटरप्राइज। सप्लायर कौन था? धृति एंटरप्राइज। और रिसीवर कौन है? परमिंदर। रिसीवर कौन है? परमिंदर। परमिंदर ने कब रिकॉर्ड की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? परमिंदर ने पेमेंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ धृति एंटरप्राइज, ये है। लेकिन परमिंदर एंटरप्राइज ने कब रिकॉर्ड की इश्यूज चेक? परमिंदर एंटरप्राइज ने 30 मई को। देखिए ये लिखा हुआ, परमिंदर कंस्ट्रक्शन ने इशू किया है चेक एंड रिकॉर्ड्स द पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? सेकेंड थिंग, हमें सेकेंड डेट ये वाली कंसीडर करनी है। थर्ड डेट पे आ जाइए। डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट, सॉरी, बैंक अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट पे पेमेंट कब डेबिट हुई? मैं आपको एक एक चीज ऊपर ले जाके कंपेयर इसलिए करवा रही हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सप्लायर की सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कब रिकॉर्ड हुई, सप्लायर के बैंक से कब क्रेडिट हुई, कोई मतलब नहीं है। रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट से कब डेबिट हुई है। तो अब यहां आकर के देखो क्या बात हो रही है। रिसिपिएंट कौन है यहाँ पे? परमिंदर। परमिंदर के बैंक अकाउंट से कब डेबिट हुई? यहां देखो, परमिंदर के बैंक अकाउंट से कब डेबिट हुई? ये परमिंदर के बैंक अकाउंट से डेबिट हो गई 31 मई को। ठीक है, 31 मई को। अब यहाँ पे देखो, तो ये भी दिया हुआ था कि उसके अकाउंट में क्रेडिट कब हुई। उसके अकाउंट में क्रेडिट कब हुई? किसके? धृति के। बट इसको कंसीडर नहीं करना, हमें क्या लेना है? परमिंदर के अकाउंट से कब डेबिट हुई है, क्योंकि रिसीवर परमिंदर है यहाँ पे। ठीक है, नाउ लास्ट वन, 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जब सप्लायर ने इशू कर दिया इनवॉइस, उसका 31st डे। उसका 31st डे हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है? 11 जून। ठीक है, वो क्या है? 11 जून। ये भी हमने ले लिया। नाउ कंपेयर विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर इज 12 मई। तो मई 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा? TOS, टाइम ऑफ सप्लाई।
बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई थिंक आज का ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो बेटा देखो, अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो कंप्लीट लेक्चर्स भी आप लोगों को मिलेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा इन वीडियोस को। और साथ ही साथ कोई भी डाउट हो बेझिझक होकर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे जैसे ही रिस्पॉन्स बढ़ेगा हम लोग लाइव सेशंस भी लेंगे, ताकि कुछ बच्चे तो जुड़े लाइव सेशंस में, और डाउट्स भी आप लोगों के वहां क्लियर करूंगी मैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।